In this question, in a cylinder container of sufficiently large height, two movable piston enclose certain amount of same ideal gas in two chambers as on the figure. The upper piston is at a height 20 cm from the bottom and lower piston is at a height 8 cm from the bottom. The mass of each piston is mkg and cross sectional area of each piston is a meter square, where mg by a is equal to p naught and p naught is the atmospheric pressure, which is equal to this much. The cylindrical container and piston are made of conducting material. Initially, the temperature of the gas is 27 degrees Celsius and the whole system is in equilibrium. Now, if the upper piston is slowly lifted by 16 cm and held in that position with the help of some external force, then we have to find some options like the lower piston will rise by amounts and all. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ जो प्रोसेस हो रहे हैं, प्रोसेस किस तरीके के हो रहे हैं. तो थोड़ा इसके साइज़ को छोटा कर देते हैं. तो यहाँ पे अभी जो प्रोसेस हो रहे हैं, प्रोसेस किस तरीके के हो रहे हैं और प्रोसेस किस तरीके के हो रहे हैं, इन चीज़ों को बताने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है कि ठीक है, पिस्टन को तो स्लोली मूव करवाते हैं. जो ऊपर वाला पिस्टन है, इस ऊपर वाले पिस्टन को स्लोली मूव करवाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ कंडक्टिंग है. दिस कंप्लीट सिस्टम, दोनों पिस्टन और जो ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, वो सिलेंड्रिकल कंटेनर यहाँ पे कंडक्टिंग है. तो इन सभी का हम यूज़ करेंगे और ये पता लगाएंगे कि हाँ जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस यहाँ पे किस तरीके का होगा. तो इसका इनिशियल डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का है यहाँ पे. तो इसमें एक पिस्टन यहाँ पर है और एक पिस्टन यहाँ पे है इनिशियली, और ये जो गैप है, दिस गैप इज़ 8 सेंटीमीटर और टोटल 20 है. तो यहाँ पर जो गैसेस हैं, ये गैसेस इस 12 सेंटीमीटर लेंथ में होंगे. तो इनिशियली सिस्टम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है. तो इक्विलिब्रियम में अगर मैं इस ऊपर वाले पिस्टन का अगर इक्विलिब्रियम देखूँ, तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स आ रहा होगा पी नॉट इंटू ए, और इसका जो भी वेट है, वो वेट यहाँ पर कितने के बराबर यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा. तो इसका जो वेट यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वेट इज़ गिवन एज mg एंड दिस mg इज़ इक्वल टू पी नॉट ए. तो यहाँ पे ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वही पी नॉट ए के बराबर ही करेगा. और इसका मतलब ये जो गैस है, इस गैस का जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर इन दोनों को बैलेंस करना चाहिए, इतना फोर्स लगाएगा यहाँ पे. तो इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि प्रेशर 2 पी नॉट होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर ये बैलेंस कर पाए इसको. तो प्रेशर इज़ 2 पी नॉट. तो दिस इज़ 2 पी नॉट इंटू ए. तो ये जो ऊपर वाली गैस है, इसका प्रेशर इनिशियली 2 पी नॉट है. और अगर मैं इस पिस्टन, जो नीचे वाला पिस्टन है, इस पिस्टन का अगर यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम देखूँ, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में इस गैस की वजह से एक तो आएगा यहाँ पे 2 पी नॉट इंटू ए. तो ड्यू टू दिस गैस दिस इज़ 2 पी नॉट इंटू ए. और एक इसका जो वेट होगा, क्योंकि दोनों में वेट है, और वेट की वजह से भी पी नॉट इंटू ए आएगा यहाँ पे. तो इसका मतलब ये जो गैस फोर्स लगाएगी और जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, प्रेशर यहाँ पे 3 पी नॉट इंटू ए के बराबर हो जाना चाहिए. फोर्स 3 पी नॉट ए के बराबर हो जाना चाहिए. तो ऊपर वाली गैस का जो प्रेशर है, इस गैस का जो प्रेशर है, दिस इज़ 2 पी नॉट इनिशियली, और इनिशियली इस गैस का जो प्रेशर है, दैट इज़ 3 पी नॉट इनिशियली. तो इनिशियल पैरामीटर्स हमने यहाँ पे देख लिए. अब इसके बाद में यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, उस प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो प्रोसेस विच इज़ हैपनिंग इनसाइड दिस, तो इसमें सपोज़ यहाँ पे ये पिस्टन और दूसरा पिस्टन यहाँ पर है. अब हो ये रहा है कि इनिशियली ये इक्विलिब्रियम में था यहाँ पर ये पिस्टन, और इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है. तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. तो देयर इज़ सम एफ एक्सटर्नल हियर, जो इसको ऊपर की तरफ यहाँ लेके जा रहा होगा. और हमेशा यहाँ पर क्योंकि स्लोली मूव कर रहे हैं, तो इस पिस्टन के ऊपर नेट फोर्स 0 रख करके लेके जा रहे हैं. तो बाहर का प्रेशर तो चेंज हो नहीं रहा है. यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज़ ऑलवेज पी नॉट, और इसका जो वेट है पिस्टन का, वो भी चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब जो एडिशनल फोर्स यहाँ लगाया जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे गैस का जो प्रेशर है, वो प्रेशर यहाँ पर चेंज हो जाएगा. तो ये जो गैस यहाँ पे फिल है, इस गैस का प्रेशर यहाँ चेंज हो रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये अभी भी इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो मुझे पता नहीं कि यहाँ पे अब इस गैस का प्रेशर यहाँ पे कितना रहेगा, वो डिपेंड करेगा इस एफ एक्सटर्नल पे. और एफ एक्सटर्नल जो है बहुत ही कम अमाउंट में होना चाहिए, जिससे कि स्लोली यहाँ पर ये मूव ऊपर की तरफ करता जाए.
अब मैं सपोज़ फाइनल सिचुएशन की बात कर लेता हूँ। फाइनल सिचुएशन में लेट से इस गैस का जो प्रेशर वो P1 हो गया और जो नीचे गैस है लेट से इसका जो प्रेशर है वो फाइनली P2 हो गया। लेकिन कुछ भी आगे करने के लिए एटलीस्ट हम ये देखना चाहेंगे कि क्या कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है क्या। अगर स्टैंडर्ड प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस है कौन सा यहाँ पर। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब यहाँ पर काम में आएगी वो ये कि सिलेंडर और पिस्टन दोनों कंडक्टिंग है। अब सिलेंडर और पिस्टन अगर दोनों कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग होने से यहाँ पे क्या होगा, अगर सिलेंडर और पिस्टन अगर दोनों कंडक्टिंग है तो अब यहाँ पे इस इंटरफेस को देखो, ये इंटरफेस यहाँ पर ये इंश्योर करेगा कि गैस का प्रेशर इज़ इक्वल टू दिस आउटसाइड प्रेशर। तो ये जो इंटरफेस है इस इंटरफेस से बाहर का प्रेशर नहीं टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर यहाँ पर हमेशा बराबर रहेंगे। हीट का फ्लो इस तरीके से होता रहेगा कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर बराबर रहे। वो पिस्टन के थ्रू भी हो सकता है, वो पिस्टन यानी कि ये जो सिलेंडर है सिलेंडर के थ्रू भी हो सकता है, वो कैसे भी हो यहाँ पर ये एनर्जी का फ्लो या जो भी हीट है उसका फ्लो कैसे भी हो यहाँ पर, लेकिन वो फ्लो हमेशा इस तरीके से होता रहेगा कि अंदर का प्रेशर इज इक्वल अंदर का टेम्परेचर इज इक्वल टू बाहर का टेम्परेचर। और बाहर का टेम्परेचर तो चेंज होना नहीं है। बाहर का टेम्परेचर भी स्टार्टिंग में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस था अंदर का टेम्परेचर, दोनों गैसेस का टेम्परेचर, और बाहर का टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। सिस्टम वाज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो हर जगह का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन था यहाँ पर भी वो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा हीट अगर फ्लो करके बाहर चली भी जाती है या फिर बाहर से हीट अंदर आ जाती है तो उसकी वजह से किसी भी तरीके का टेम्परेचर में डिफरेंस सराउंडिंग में नहीं आएगा। सराउंडिंग में अभी भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इसका मतलब हीट का फ्लो इस तरीके से हो रहा है कि वो इंश्योर करेगा कि टेम्परेचर अंदर भी 27 डिग्री सेल्सियस रहे। तो ऊपर वाले गैस का टेम्परेचर हमने देख लिया 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसी तरीके से अगर ये उसी टेम्परेचर पे है तो यहाँ पर बीच में ये भी कंडक्टिंग मीडियम है, तो ये जो कंडक्टिंग मीडियम है ये भी इंश्योर करेगा कि दोनों साइड का टेम्परेचर हमेशा बराबर रहे। तो इसका मतलब नीचे वाली गैस का टेम्परेचर भी हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा इसमें। तो नट सेल में जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। ऊपर वाली गैस के लिए भी आइसोथर्मल है और वो नीचे वाली गैस के लिए भी आइसोथर्मल है। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल। और एक बार अगर हमने यहाँ पर ये पता कर लिया कि कंप्लीट प्रोसेस आइसोथर्मल है तो फिर हम अब इक्वेशन से यहाँ पर लिख पाएंगे आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड। तो नाउ वी हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट द प्रोसेस इन बोथ इज आइसोथर्मल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है कि आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस इन बोथ, दोनों में यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड अब यहाँ पर इक्वेशंस लिख सकते हैं आप। इसका इक्विलिब्रियम लिखते हुए एक बार P1 P2 में रिलेशन भी निकाल सकते हो कि P1 P2 में यहाँ पे क्या रिलेशन होगा। P1 तो मैं पता नहीं कर सकता कि P1 कितना होगा। P1 विल बी इन टर्म्स ऑफ F एक्सटर्नल। अगर आप ऊपर वाले पे फोर्स बैलेंस कर लोगे इसके ऊपर वाले पे तब जाके आप यहाँ पर P1 निकाल सकते हो, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि P1 F एक्सटर्नल के टर्म्स में यहाँ पर आने वाला है। मैं यहाँ पर जरूर P1 P2 में रिलेशन निकाल सकता हूँ जो नीचे वाला पिस्टन है इसका यूज़ करते हुए। तो ऊपर वाले की वजह से फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा P1 इंटू ए और नीचे से फोर्स लग रहा होगा P2 इंटू ए, और इसका खुद का जो वेट है वो भी फोर्स लगा रहा है तो वो P0 इंटू ए के बराबर फोर्स लगा रहा है, हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो इस पे पहले आप फोर्स बैलेंस कर लो जो नीचे वाला है उसके ऊपर। तो नीचे वाले पे फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन में यहाँ पे इसमें लिख रहा हूँ। तो डाउनवर्ड फोर्सेज हैं P1A प्लस P0A। तो P1A प्लस P0A, these are the two downward forces and this is balanced by P2A. A will be cancelled here, तो A is cancelled। तो P1 प्लस P0 इज इक्वल टू P2, एक तो ये आ गया। उसके बाद में बाकी इक्वेशंस तो दोनों में इंडिविजुअली आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका मतलब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वी कैन अप्लाई फॉर बोथ। तो एक एक करके मैं दोनों के लिए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके लिए पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये कितना ऊपर गया है। तो नीचे वाला जो पिस्टन है वो कितना ऊपर गया है, लेट से x के बराबर ऊपर गया है। तो ये डिस्टेंस जो है वो 8 प्लस x हो जाएगा। और इसको हम कितना ऊपर लेके गए इनिशियल से, तो इसको हम कितना लेके गए, तो एज गिवन इन द क्वेश्चन इट इज़ 16 इसको ऊपर लेकर के गए। तो 16 लेके गए और पहले से बॉटम से इसका 20 था। तो अगर ये 20 था तो 20 प्लस 16 36 हो जाता है। तो बॉटम से 36 की हाइट पे है, यानी कि इसकी इंडिविजुअल खुद की कितनी हो जाएगी फिर 28 माइनस x हो जाएगी इंडिविजुअली।
तो इंडिविजुअल इट्स लेंथ इज़ 28 माइनस एक्स, और नीचे वाले का जो लेंथ है वो 8 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में अब मैं दोनों के लिए पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की इक्वेशन लिख देता हूँ। तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की इक्वेशन फॉर बोथ। तो पहले मैं ऊपर वाले के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ऊपर वाले में पहले जो प्रेशर था वो था 2 पी नॉट, दिस वाज द इनिशियल प्रेशर, और वॉल्यूम जो था वो एक तरीके से 12 इंटू ए था, तो ए लिखने की जरूरत नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। और आर एच एस में यहाँ पर बाद का जो प्रेशर है वो पी नॉट है, पी वन है, और वॉल्यूम जो है वो 28 माइनस एक्स इंटू एरिया होगा। एरिया दोनों साइड से कैंसिल हो चुका है। फिर उसके बाद में मैं नीचे वाले के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो नीचे वाले के लिए प्रेशर इनिशियली है 3 पी नॉट और लेंथ 8 के बराबर थी, और उसके बाद में यहाँ पर ये P2 है प्रेशर नीचे वाले का, और लेंथ यहाँ पर अब 8 प्लस एक्स के इक्वल है। अब जो भी हमें करना है इन्हीं इक्वेशंस, इन तीनों इक्वेशन से करना है हमें यहाँ पर इसमें, और अल्टीमेट एम हमारा यहाँ पर एक्स है। एक बार एक्स कैलकुलेट हो गया तो पिस्टन कितना राइज कर रहा है वो भी आ गया। फिर दोनों का वॉल्यूम का रेशियो मुझे चाहिए सेकेंड पार्ट में, तो वो भी यहाँ से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब कम्प्लीटली एक्स पर डिपेंड करता है कि एक्स कैलकुलेट कर लिया जाए। और एक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वेरिएबल्स कई सारे हो गए, जैसे P1, P2, X, ये कई सारे इसमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं इसमें। तो थोड़ा स्मार्टली इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। तो इसमें कुछ ऐसा कर लेते हैं, वैसे तो पी नोट वगैरह की वैल्यू हमको पता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में आपको दिख जाएगा कि P2 और P1 को अगर आप उधर ले आओ तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हो जाएगा P नोट, और P2 और P1 की वैल्यू आप उठा करके इन टर्म्स ऑफ P नोट इसके अंदर रख दो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा फिर ये। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फर्दर सॉल्व करने के हिसाब से। तो फर्स्ट इक्वेशन इज P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P नॉट। P2 के जगह पे आप यहाँ पे रख लो, ये 3 P नॉट इंटू 8, ये 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो डायरेक्टली वी शुड राइट 24। तो P2 इज 24 P नॉट डिवाइडेड बाय 8 प्लस एक्स, दिस इज P2, और P1 की जगह पे आप यहाँ पर रख सकते हो 24 P नॉट डिवाइडेड बाय 28 माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू P नॉट। आप देख सकते हो इजीली कि यहाँ पे जो P नॉट है दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो P नॉट कैंसिल आउट हो गए। अब जो भी बचा है यहाँ पर वो कम्प्लीटली एक्स के टर्म्स में यहाँ पर बच रहा है इसमें। तो यहाँ से आप एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, तो एक इजी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन जाती है। दैट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 68x प्लस 256, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 64 एंड 4, तो 64 एंड 4 इसके दो फैक्टर्स, तो उससे आप यहाँ पे इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। तो x माइनस 64 एंड x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x की एक वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 64 और दूसरी हो जाएगी 4। तो x इज इक्वल टू 64 एंड 4। ऑब्वियसली कि 64 को डिसरिगार्ड करेंगे, यहाँ पे नहीं लिया जाएगा इसको, और जो दूसरी वैल्यू है 4 इसी को यहाँ पे लिया जाएगा। तो 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ पे एक तरीके से हो गया 4 के लोअर पिस्टन विल राइज बाय 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद वॉल्यूम का रेशियो अगर हमको बताना है कि फाइनली वॉल्यूम का रेशियो दोनों में क्या है, तो अगर ये 4 आ गया है तो जो 28 माइनस एक्स है तो दिस विल बी 24, और ये 8 प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा 12। तो एक तरीके से एरिया तो वही है, तो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो इस लेंथ का रेशियो हो जाएगा। तो 24/12, तो रेशियो विल बी 2, तो 2:1 अपर एंड लोअर बोला गया है, तो 2:1। तो इसका आंसर तो एक तरीके से फिर यहाँ पर हो जाएगा ए। तो आंसर्स विल बी, इसका आंसर हो गया बी और इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा ए।